वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो कि एक्सरसाइज 3 के यूनिट 3 महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस अध्याय के बहुत सारे पार्ट जो है वो देख चुके हैं। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में 2 महायुद्धें लड़ी गई, जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। पहला जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1914 में हुआ और 1918 में जाकर समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 में आरंभ हुआ। आप इन दोनों विश्व युद्धों के बारे में इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था और दूसरा भी यहीं लड़ा गया था, लेकिन उसके असर जो है सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि इस युद्ध में विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशकों से भी ज़्यादा समय लग गया। इस पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी युद्ध के नीचे कहराने लगी। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में यहाँ प्रारंभ हुआ था यूरोप में, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो यह कारण था कि उस समय विश्व में होड़ लगी थी कि कौन सा सबसे शक्तिशाली देश होगा। इस कारण जो है बहुत सारे हथियारों के लिए और विश्व में आगे आने के लिए सभी देश जो है इसमें किसी न किसी तरीके से अपनी भागीदारी जो है वो दे रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक लड़ा गया और तत्पश्चात जो है इससे हानि जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। चलिए इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम जान लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था। यह जो है जब क्या कहते हैं विश्व में पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति थी, तो उस समय यह घटना जो है राजा आर्क फर्डिनेंड की हत्या से यह प्रारंभ हुई थी। उसके बाद राजा आर्क फर्डिनेंड जो थे उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए जो है यह युद्ध जो है प्रारंभ हो गया था और किसी न किसी तरीके से बस सब प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि किस तरीके से हम यहाँ लड़ें। तो जैसे ही मौका मिला आर्क फर्डिनेंड की हत्या के बाद, तो सभी जो है इस युद्ध में शामिल हो गए और अपने वर्चस्व और अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए इस युद्ध में भाग लेने लगे। चलिए तो अब इसे अच्छे से समझते हैं कि इसके पीछे जो है बहुत सारे कारण क्या थे। युद्धकालीन रूपांतर मतलब युद्ध की स्थिति जो है वो कैसे बनी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे जिसमें कि आपको ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और जो है दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। चलिए पहले इसे समझते हैं कि जो मित्र राष्ट्र वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्होंने अपने आप को मित्र राष्ट्र कहा और उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हो गया था। और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी दूसरी ओर जिससे युद्ध हो रहा था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। ये जो तीनों देश थे वो मित्र राष्ट्रों की भांति थोड़े से कम थे, मतलब इनके पास हथियारों की कमी थी, ये कम शक्तिशाली थे किससे, मित्र राष्ट्र से। मित्र राष्ट्र जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली समझते थे और इस युद्ध में भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस यानी कि मित्र राष्ट्रों की ही विजय हुई थी। अब चलिए हम इसे समझते हैं। अगस्त 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध जो है 4 सालों से चला। जैसे कि हमने आपको बताया कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1918 में ये युद्ध समाप्त हो गया। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया। युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तानबूद करने के लिए उनके पास जो है बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में प्रारंभ हुआ तो सभी शक्तियों का इसमें प्रदर्शन किया गया। उसके अलावा जितने भी देश थे वो यही सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यह जो है युद्ध 1 साल चलेगा। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि यह युद्ध जो है 4 सालों तक लंबे इतिहास तक चलता रहेगा और इससे होने वाली क्षति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो उस समय जीत की दौड़ में और प्रतिस्पर्धा के समय लोगों ने तनिक भी नहीं सोचा और इसके पीछे जो है वे औद्योगिक हथियार बनाने के लिए प्रयत्न रहे। आप जान सकते हैं कि जिस समय लोग युद्ध लड़ रहे थे उस समय ज़्यादा तक लड़ने के लिए वे सक्षम थे, मतलब हम किस तरीके से युद्ध जीत सकें वो उस प्रवृत्ति में लगे थे। तो इस समय जो है राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। आर्थिक प्रभाव तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था क्योंकि जितने भी किसान, श्रमिक थे वे युद्ध में ही भाग ले रहे थे। तो इस समय जो है पूरी यूरोप का विकास एक तरीके से रुक गया था और पूरा यूरोप जो है और पूरा विश्व जो है इस युद्ध में भागीदारी ले रहा था। यह युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था और जो है इस युद्ध में मशीन गनों
टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन है। युद्ध के लिए दुनिया भर में असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ी भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध में मौत और विनाश जैसी विभीषिका रची गई और उसके औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में जो है 90 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। अब चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जिस समय यह युद्ध स्टार्ट हुआ था, ये एक तरीके से आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। कहने का क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे नए हथियार हमें यहाँ जानने को मिले। उसके अलावा हथियारों के अलावा जो है यहाँ पे हवाई हमले भी किए गए, मशीन गन, टैंक और हवाई जहाज़ों का भी प्रयोग किया गया और कुछ रासायनिक हथियार का भी प्रयोग किया गया, जो इससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं देखा गया था। आज तक छोटे मोटे युद्ध होते थे, शीत युद्ध, गृह युद्ध वगैरह होते थे, लेकिन वैश्विक तौर पर लड़े जाने वाला प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी ज़्यादा भयानक था और इसके परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा भयानक हुए। जिस समय मानव से लड़ रहा था तो ये नहीं सोच रहा था कि हम युद्ध में लड़ रहे हैं, इससे मानव सभ्यता की क्षति होगी। वो केवल जीतने के प्रयत्न में लगा हुआ था। इससे असंख्य मौतें हो रही थी, लोगों के परिवार उजड़ गए थे। इस युद्ध में लगभग बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। लगातार सेना की भर्ती की जा रही थी बड़े पैमाने पर, जिस कारण लोग इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। उनके पीछे बस एक ही कारण था कि हमारा जो देश है वो जीत सके, मतलब इसमें हार का कोई सवाल नहीं था। बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिस कारण युद्ध में जो है 90 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। जब इस युद्ध का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुआ, तब लोगों को लगा कि मानव सभ्यता का यह क्या है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मानव ने मानव को ही हानि पहुंचाई है। मृतकों और घायलों में सबसे ज़्यादा जो कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। चलिए अब हम इसे समझते हैं। जिस समय युद्ध लड़ा गया उस समय तो किसी ने नहीं सोचा कि युद्ध जब हम लड़ रहे हैं तो मरने के बाद हमारे परिवार की स्थिति क्या हो गई। बहुत सारे इस युद्ध में लड़ते लड़ते लोग शहीद हो गए, मर गए, जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई लोग नहीं रह गए। इसके अलावा श्रमिक किसान की संख्या में कमी आ गई, आर्थिक व्यवस्था एकदम पिछड़ गई, राजनीतिक व्यवस्था भी पिछड़ गई, क्योंकि इस युद्ध की विभीषिका ने कई सालों तक लोगों को याद रखने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर पूरे समाज को बदल दिया था। मध्य मोर्चे पर तो की जाने उनके कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। चलिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, पहले हम इसे समझने का प्रयास करें। ये उस समय का दृश्य है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जब हथियार फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे हथियार हैं और युद्ध की जरूरतों को पूरा करने इन हथियारों का इजाफा इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी तरीके से कमी ना हो। इस समय आप देखेंगे 1914 से लेकर 1918 तक ज़्यादातर यह हथियारें बनी, उसके बाद रासायनिक हथियार बने, औद्योगिक हथियार बने, इसके अलावा जो है सेना वगैरह की भर्ती, मतलब केवल युद्ध को दृष्टि से रखा जा रहा था सोचकर, और केवल इसी चीज़ के पीछे जो है विकास और प्रयत्न किए जा रहे थे। लेकिन मानव सभ्यता का बहुत बड़ा ह्रास हुआ। एक तरीके से जो युद्ध में लोग लगे हुए थे सामग्री बनाने में, तो युद्ध के बाद की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों का परिवार उजड़ गया और तत्पश्चात जो है वहाँ की महिलाएं जो थी वो काम नहीं करती थी। बाद में उन्हें भी बाहर निकलकर काम करना पड़ा, जो काम केवल मर्दों के होते थे। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिका जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया गया। कहने का आशय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकार या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से भी कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि जिस समय लोग युद्ध लड़ रहे थे तो एक देश दूसरे देश के कट्टर दुश्मन बन गए थे, और क्या था कि जो शक्तिशाली देश थे उनका साथ जो है दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र और देश दे रहे थे। उसके अलावा जो निर्बल देश थे उनका भी एक अपना अलग ग्रुप बन गया। जैसे आप मित्र राष्ट्रों को देख चुके होंगे कि वो शक्तिशाली देश थे और जो है धूरी राष्ट्र थे, जो कि नीचे वाले कुछ ऐसे देश थे, वे लोग अपना अलग ग्रुप बनाए हुए थे। तो वे काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। वे एक तरीके से दुश्मन बन गए थे। मतलब मानव सभ्यता का एक तरीके से अंत ही होने जा रहा था कि किसी को भी एक दूसरे से किसी भी तरीके का ना प्रेम था ना स्नेह था, केवल युद्ध लड़ना और जीतना, और दोनों के बीच में द्वेष की भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस युद्ध में लड़ने के तत्पश्चात जो मानव सभ्यता की काफ़ी ज़्यादा हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था भी नष्ट हो गई, राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमराने लगी। फिर भी जो है इस युद्ध की विभीषिका को देखते हुए
बहुत सारे देशों ने अमेरिका से जाकर कर लेना शुरू किया। अमेरिका उस समय युद्ध में तटस्थ रहा था, मतलब वो किसी भी तरीके से युद्ध में भाग नहीं लेना चाह रहा था, तो वो बाकी दूसरे देशों को कर्ज दे रहा था। लेकिन आप देखेंगे आगे आपको जानने का मौका मिलेगा कि अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जब जर्मनी लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, तो वहाँ से एक जहाज आ रहा था जिसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जर्मनी ने युद्ध के आगोश में ये नहीं जाना कि उसमें अमेरिका के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर इस जहाज को पानी में डुबो दिया, जिससे अमेरिका के लोग काफ़ी ज़्यादा मर गए थे। इस कारण अमेरिका काफ़ी ज़्यादा क्रुद्ध हो गया, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो भी क्या हुआ कि इस युद्ध में उतर गया। तो किसी न किसी तरीके से पूरा विश्व जो है इस युद्ध में भाग ले रहा था। युद्धोत्तर सुधार, मतलब युद्ध के बाद की स्थिति क्या थी और क्या सुधार किए गए। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उस समय झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति के कारण ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में डूब गया। चलिए हम इसे जानते हैं कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था 1914 का, उस समय ब्रिटेन अर्थव्यवस्था पर राज करता था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड आरंभ हुआ तो इस समय जो है वह जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रह गई, क्योंकि उस समय उसका जो मतलब आक्रमण था वो भारत पर भी था। भारत को भी उसने अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, तो किसी न किसी तरीके से उसमें भारत भी जो है वो भाग ले रहा था। और उस समय भारत और जापान में काफ़ी ज़्यादा उद्योग भी विकसित होने लगे थे। इन सब चीज़ों को संभालने के लिए और युद्ध में मतलब लगने के कारण जो है ब्रिटेन के पास पैसे नहीं रह गए थे, जिस कारण उसे अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा हथियारों को खरीदने के लिए और अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए। इसलिए अमेरिका से कर्ज लेने के बाद जो ब्रिटेन थी उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो एक कर्जदार के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित हो गया और बहुत ज़्यादा कर्जों के तले वो डूब गया। युद्ध के कारण आर्थिक उत्साह का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ। जब युद्ध के कारण पैदा हुए तो उत्साह शांत होने लगा, उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी और शांतिकालीन करों के सहारे भी उनकी भरपाई की जा सकती थी। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए और 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूरों के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। अब चलिए हम इसे समझते हैं कि विश्व युद्ध के बाद जो है स्थिति बहुत ही खराब हो गई। सारे लोग तो विश्व युद्ध में ही लड़ने लगे और तत्पश्चात उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी नहीं देखा। जब यह युद्ध शांत हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन या यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। एक तो वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, दूसरा जो चीज़ें बची थी वो महंगाई के स्तर पर जा पहुँची, और तीसरा क्या था, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। 1921 में जो है हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास जो है किसी भी तरीके का काम नहीं था। अब अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो उन्हें बेचैनी होना स्वाभाविक है, जिस कारण जो है युद्ध का वातावरण फिर से अंग बन गया। लोग छीनने और झपटने लगे एक दूसरे से चीज़ें। अब चलिए आगे समझते हैं। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादक की हालत पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा देश था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति की हालत पैदा हो गई। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान जो है घरे कर्ज में फंस गए। चलिए अब इसे समझते हैं कि जिस समय पूरा विश्व लड़ रहा था विश्व युद्ध में, तो उस समय जो है आर्थिक व्यवस्था पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया। इसका कारण जो है वो खेती वगैरह पर भी पड़ा है। उस समय गेहूं की खेती जो कि विश्व में यूरोप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन युद्ध में यूरोप पूरी तरीके से व्यस्त था और उसने अपनी खेती वगैरह पे, कृषि वगैरह पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उस समय केवल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ही युद्ध के उद्योग को आगे बढ़ा रहे थे। युद्ध की गेहूं की पैदावार वहाँ पे अच्छी थी, लेकिन वो पूरे यूरोप में केवल 2 ही चीज़ें केंद्र बन गई थी और विश्व बाजार में गेहूं की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि यूरोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही केवल गेहूं का उत्पादन से यह पूरी तरीके से संभव नहीं था। इसमें क्या हो गया कि जिन लोगों के पास अनाजें थी वो ऊंची कीमतों पर बिकने लगी और ग्रामीण आय जो है वो कम होने लगी, क्योंकि लोग गेहूँ खरीद रहे थे अपने पेट को भरने के लिए, तो लोगों के पास से पैसा भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। इस कारण जो है किसान घरे कर्ज में डूब चले गए। अब चलिए आगे बढ़ते। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेजी हुई।
हम यह पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि यूरोप में उस समय जितने भी लोग कर्ज ले रहे थे, जितने भी देश थे, वो अमेरिका से ही कर्ज ले रहे थे, इसलिए अमेरिका की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो उसी समय से जो है विकसित देश बन गया था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा हुआ, युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका भी लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में अमेरिका अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक में अमेरिका अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि विद्युत उत्पादन का चलन विद्युत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो गया। लेकिन 1920 के दशक में अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड विद्युत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो का एक बुचर खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डिट्रॉयट ने अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो में बुचर खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीन ढंग से बार बार करते रहना था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ जो है खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पलों के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा हुआ कि हेनरी फोर्ड ने कारखाने की असेंबली लाइन के हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी और इससे पहले पद्धतियों के मुकाबले में यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार विहित कंपनी उत्पादक पद्धति से पहली कार थी। चलिए अब हमसे समझते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल की गाड़ियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो चलिए पहले हम अमेरिका के बारे में समझे कि 1920 ईस्वी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ समय तक यह थोड़ी गड़बड़ा गई थी, लेकिन अमेरिका ने उसे पुनः जो है वो ठीक कर लिया और अच्छी तरीके से कर लिया। हम जानते ही हैं कि जिस समय विश्व युद्ध में सारे देश शामिल थे, तो अमेरिका अकेला ऐसा देश था जो युद्ध में तटस्थ रह रहा था, मतलब किसी तरीके से युद्ध में वो भाग नहीं लिया था और बाकी सारे देश ने कर्ज किससे लिए थे, अमेरिका से। तो अमेरिका की स्थिति वास्तविक तौर पर अच्छी थी क्योंकि सारे देश को उन्हें पैसे वापस लौटाने थे। तो अमेरिका इस समय वर्चस्व स्थापित करने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहा। उसने क्या किया, फैक्ट्री में कार बनाने का काम शुरू कर लिया और ऐसी पाबंदी लगा दी कि वहाँ कोई बात भी नहीं कर सकता था। हर 3 मिनट में वहाँ पे एक कार तैयार होने लगी। इसके अलावा जो है मांस का उत्पादन भी विविध पैमाने पे किया गया। तो अमेरिका की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी और तभी से अमेरिका जो है विकसित देश कहलाने लगा था। उसने जो पहली कार बनाई थी वो टी मॉडल नामक एक कार विहित उत्पादन पद्धति से बनी थी। आप सोच कर देखिए 3 मिनट में अगर एक कार तैयार हो रही है तो अमेरिका इस बात के लिए कितना सजग था कि उसने किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था में कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उसने कड़े नियम बनाए थे। शुरुआत में फोर्ड के फैक्ट्री मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरीके से नियंत्रित नहीं करते। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधि पर भी पाबंदी लगा दी। जिस समय फोर्ड फैक्ट्री में कार बनाई जा रही थी उस समय मजदूर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने लगे थे क्योंकि उन्हें बहुत रफ्तार में काम करना पड़ रहा था और उस हिसाब से उनकी सैलरी भी कम थी। तो बहुत सारे मजदूरों ने काम पर आना बंद कर दिया, छोड़ दिया। इससे फोर्ड ने क्या देखा कि किसी चीज़ में कमी ना हो, तो इसने उनके जो सैलरी थी उसको दुगना कर दिया, $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने क्या किया, तो कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी क्या कर दी, पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उन्होंने मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ाते रहे और इस पर फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी निजी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छे फैसले कभी नहीं लिए। मतलब फोर्ड जब मजदूर जा रहे थे तो उसने क्या किया, लोगों की सैलरी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी मतलब उससे इस बात का घमंड था कि उसने जो भी व्यवस्था अपनाई है और जो भी रफ्तार उसने अपनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे अमेरिका की स्थिति जो है वो अच्छी होगी। और वो खुद भी सोच रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अहम फैसला उसने कभी नहीं लिया था। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों में जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। मतलब फोर्ड एक तरीके से इतना मेहनती था कि उसको देखते हुए पूरे अमेरिका में उस नीति को अपना लिया गया और 20 के दशक में यूरोप में उसकी नकल की जाने लगी। विहित उत्पादन पद्धति से इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागतें और कीमत में कमी ला दी गई। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते हैं। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता जाता है। 1929 में यह बढ़कर 50 लाख प्रतिवर्ष हो गया।
और इसके ऊपर बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जा रही थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण में निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही हो रही थी। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि 1920 ईस्वी में जब अमेरिका कार्ड बना रहा था तो उसने बहुत सारे कार्ड बनाए थे। जैसे कि यहाँ एक डाटा दिया भी गया है कि जिस समय अमेरिका में कार्ड बना तो 1919 ईस्वी में यह 20 लाख कार्ड का उत्पादन अमेरिका कर रहा था, फिर 1929 में अब 50 लाख हो गया। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अमेरिका में ही नहीं पूरे विश्व में जो है इसकी नकल की जाने लगी, अमेरिका के कार बनाने की कंपनी की नकल। उसके अलावा अमेरिका में जो लोग थे और यूरोप में जो लोग थे वो कार अमेरिका से कैसे खरीदते थे, तो किस्तों पे खरीदते थे। इसके अलावा वहाँ पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन चीज़ों का भी आविष्कार होना शुरू हो गया और लोग इसे आसानी से कैसे खरीदेंगे कि अमेरिका जो नीति बनाई गई थी अमेरिका के द्वारा कि कोई भी चीज़ वो कर्ज पर खरीदते थे। मान लीजिए कि हम भी जो है अगर कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से तो वो हमें अगर किस्त पे मिलती है तो हम उसे आसानी से खरीद पाते हैं, क्योंकि जो भी हम कमाएंगे वो हमारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा 10 या 20% जो है वो कटता चला जाएगा। तो उस समय अमेरिका ने भी इस नीति को अपनाया और अपनी वस्तुओं को उसने किस्त पर बेचना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका में जो भी सामान थे उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी और अमेरिका में कमाई का भी साधन जो वो अच्छा बनने लगा। लोग भी इसे आसानी से खरीद सक रहे थे क्योंकि उन्हें किस्तों में इसे पे करना होता था। तो इन चीज़ों से हम क्या देखते हैं कि अमेरिका और पूरे विश्व में जो है ये सारी चीज़ें खरीदी जाने लगी, कार, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ लोग घर भी जो है वो कर्ज पर ही खरीद रहे थे। 1920 के दशक में आवासिक निर्माण में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण में घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश, रोजगार और बढ़ती मांग थी, तो दूसरी उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोगों के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत थी। इसमें नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1927 में अमेरिका से विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट में उबरने में मदद की। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि के दर में काफ़ी सुधार आ गया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक काम नहीं है। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। चलिए हम इससे पहले समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जिस समय अमेरिका इन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करने में लगा हुआ था, कार, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी वगैरह, तो लोग आसानी से किस्त में इसे खरीद रहे थे। अमेरिका की यह नीति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई जिसमें लोग इसको नकल भी करने लगे और उस समय अमेरिका की बढ़ती स्थिति और अच्छी स्थिति के कारण अब अमेरिका फिर से विश्व के देशों को क्या करने लगा, कर्ज देने लगा। उससे बाकी स्थिति यहाँ भी सुधर गई। मतलब जो भी 1914 के विश्व युद्ध के बाद जो हानियाँ हुई थी उससे अमेरिका सुधार लाने में काफ़ी ज़्यादा प्रयत्नशील था और वो लोगों की भी सहायता कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद आते आते 1929 ईस्वी में विश्व को एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ा जो कि आर्थिक महामंदी के नाम से जाना गया। 1929 की आर्थिक महामंदी विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। इसके पीछे क्या कारण थे, तो चलिए अब हम समझते हैं कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो 1929 में हुई। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में जो मंदी हुई थी उसमें आर्थिक मंदी सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो 1929 की आर्थिक मंदी। यह संकट के 30 दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट नजर आई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि और क्षेत्रों में समुदाय पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहर उत्पादनों की कीमत में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कारण जो है हम पहले देख चुके हैं कि युद्ध स्तर अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादनों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन फसल बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपनी आय को बनाए रख सके। चलिए अब इसे समझते हैं। जिस समय अमेरिका अपनी चीज़ों को निर्यात करने में लगा था, लोगों को कर्ज देने में, उस समय 1929 ईस्वी की आर्थिक महामंदी का कैसे प्रारंभ हो गई कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों की आर्थिक अवस्था तो वैसे ही खराब हो चुकी थी। पूरे विश्व में आर्थिक अवस्था से विश्व जो है वो झेल रहा था और आर्थिक अवस्था को ठीक करने के लिए किसी भी तरीके का प्रयत्न नहीं किया गया। जो भी बाजार में गेहूं वगैरह या कृषि से संबंधित चीज़ें बिक रही थी वो कहीं कहीं ऊंची दामों पर भी बिक रही थी। तो होता क्या था कि किसान से साहूकार लोग कम दामों पर सामान खरीदते थे, उसको ऊंचे दामों पर बाजार में जाकर बेचा करते थे। इस कारण जो है किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। उन्हें अच्छे तरीके से जो है इसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। जो व्यवस्था क्या है कि आर्थिक संकट में बदल गई और दुनिया के प्रत्येक हिस्से में यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। चलिए यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं। महामंदी के दौरान एक प्रवासी खेत में मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 में सौजन्य लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिटर्न्स एंड द
फोटोग्राफ डिवीज़न। आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक थाली है और एक औरत है और एक बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं यहाँ, जिसमें ये लोग अपने घर से बेघर हैं, खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति पूरे यूरोप में विद्यमान हो गई थी, जो कि आर्थिक महामंदी के नाम से जानी गई। यह चित्र जो है लेने वाली डॉर्थी लेग है। इन्हें भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था कि मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा, मानो किसी चुंबक से खींची, और मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने तो न उसका नाम पूछा और न अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझसे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यहाँ, यानी कि माँ और उसके 7 बच्चे, आसपास के खेतों में जाड़ों में जमी पड़ी सब्जी और उन परिंदों के सहारे जिंदा है जिनसे उन्हें बच्चे मार लाते हैं। और वहाँ बैठी थी, वो अपने बच्चों को चिपटाया। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसको कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। ये जो है पॉपुलर फोटोग्राफी फरवरी 1960 की स्रोत है। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक स्त्री है, उसके 2 बच्चे हैं। वे अपनी स्थिति को क्या बताती हैं कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके 7 बच्चे थे और खाने के लिए किसी भी तरीके का अच्छा साधन नहीं था। वे लोग थोड़ी सी खेती वगैरह थी जिस पे वो निर्भर थे। उसके अलावा परिंदे वगैरह को खाने के लिए वो क्या थे, तो तैयार थे, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत ही ख़राब थी। उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था और भूखमरी की स्थिति व्याप्त हो गई थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1929 में जो यूरोप है वो किस तरीके की आर्थिक मंदी से गुजर रहा होगा। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादन की आमद और बढ़ी। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी, क्योंकि जो दाम बढ़ गया था खाने पीने के सामानों का, लोगों के पास किसी भी तरीके का पैसा ही नहीं था, तो वो कैसे किसी चीज़ को खरीद सकते थे। दूसरा कारण था 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेने और अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गया। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिका कर्जे पर ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने जो है गहरा संकट आ खड़ा हुआ। अब जिस समय अमेरिका पूरे विश्व को कर्जा देने में लगा हुआ था, तो कर्जे तो लोग ले लिए, लेकिन इसे चुका कैसे पाते, क्योंकि न तो उनके पास किसी भी तरीके का अच्छा काम था, ऊपर से भूखमरी की स्थिति व्याप्त थी कि वो सामान कैसे खरीद कर खाते। तो इस समय अमेरिका को भी घाटा लगना शुरू हो गया। जब अमेरिका कर्ज दे चुका था, तो उस समय अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए कि उन्हें जो है अब कैसे वापस उनका पैसा मिल सकेगा, क्योंकि स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई थी। 1928 के पहले जो है 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, और साल भर बाद जो है ये कर्जा घटने लगा, क्योंकि लोग चुका ही नहीं पाते, तो दूसरा कर्जा वो लोग कैसे लेते हैं। भले ही सब देशों में एक जैसे प्रभाव ना पड़े हो, लेकिन अमेरिका की पूंजी लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बचे। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि और कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिका और सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी, और इस फैसले से विश्व की व्यापार ने कमर तोड़ दी। अब जिस समय अमेरिका पूरे विश्व को कर्ज दे चुका था और उन लोगों के पास किसी भी तरीके से कर्जा चुकाने की स्थिति में वे लोग नहीं थे, तो अमेरिका ने जो नियम अपनाए कर्जे लेने के लिए, वो दुगनी रफ्तार से, मतलब दोगुना ब्याज लगाकर जो है वो चीज़ों को बेच रहा था, या उसे किसी न किसी तरीके से हड़प रहा था, क्योंकि उसे अपने पैसों को वापस लेना था। इस कारण जो है इंग्लैंड के बहुत सारे बैंक और विश्व के बहुत सारे बैंक जो है वो धराशायी होने लगे, क्योंकि उस समय अमेरिका ही ऐसा देश था जो वहाँ के देशों को, यूरोप के देशों को कर्जा दिया हुआ था। अब उसे अपना कर्जा वापस भी लेना था पैसे। तो जैसे अमेरिका ने शुल्क वसूल करने लगे, जिस तरीके से उसने शुल्क वसूल करने की नीति अपनाई, इस फैसले से विश्व व्यापार की क्या हो गई, कमर तोड़ दी गई, और बहुत से अनाज तो सड़े रह गए, क्योंकि उन्हें खरीदने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा दाम था किसी भी अनाज का कि कोई आम व्यक्ति खरीद नहीं सकते थे, और बाकी तो वो अमेरिका के कर्जे तले दबे हुए थे। औद्योगिक देश में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को झेलना पड़ा। कीमतों की कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उसकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गया, और आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका ने बहुत सारे परिवार के कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उन्हें मकान, कर और सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ी। 20 के दशक में उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वो धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों काम की तलाश में दूर दूर जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश अपेक्षित लाभ न पा सके, कर्जे वसूल न कर पाए, और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजार बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना में जुड़े आंकड़े जो है सख्ती में डाल देने वाले हैं। 1933 ईस्वी तक जो है 4000 बैंक जो है बंद हो चुके थे। 1932 तक तकरीबन 1,10,000 कंपनियां जो है चौपट हो गई थी। चलिए अब इसे समझते हैं कि जिस समय अमेरिका पूरे विश्व को कर्ज दे चुका था और अपनी सामानों की खरीद बिक्री कर रहा था,
तो बाद में जब अमेरिका को ये पैसे वापस लेने थे तो वो उनके पास कोई स्थिति ऐसी नहीं बनी, क्योंकि पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी व्याप्त हो चुकी थी, लोग अब अमेरिका के पैसे नहीं दे पा रहे थे। इस कारण जो है अमेरिका ने अपने पैसों को वापस लेने के लिए अब उनके घरों को गिरवी रखना शुरू कर दिया, उनके पास जो धन संपत्ति थी उनको लेना शुरू कर दिया। इस कारण जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है और चरमरा गई और अमेरिका की कर्ज वापसी तो नहीं हुई, इससे बहुत बड़ा घाटा लगा, जिस कारण जो अमेरिका में बहुत सारे बैंक बंद हो गए। इसमें कि 1933 में 4000 बैंक बंद हुए, 1929 से 32 तक लेकर 1,10,000 कंपनियां जो है उसकी चौपट हो गई थी, जो कार बनाने वाली थी और कुछ अन्य वस्तु बनाने वाली अमेरिका की कंपनी। इसमें अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और विश्व में भी आर्थिक मंदी जो है वो व्याप्त हो गई। यहाँ पे एक चित्र दिया है जिसे समझते हैं। बेरोजगारी लाभ के लिए कतार में खड़े लोग। अमेरिका डॉर्थी लेक द्वारा बनाया गया यह चित्र 1938 का सौजन्य लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंटर्स एंड फोटोग्राफ डिवीजन। जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चलता है कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो अमेरिका में बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों को छोटे छोटे भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक है कि जो लोग अमेरिका से कर्ज लिए थे वो किसी न किसी तरीके से उनको कर्ज भी चुकाना था और अपने परिवार का भरण पोषण भी करना था। तो आप कतार देख सकते हैं कि छोटे मोटे काम के लिए जब अमेरिका ने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो लोग कैसे उस काम को लेने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। आप इस चित्र को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि हम उस समय जो है विश्व की स्थिति क्या रही होगी। यद्यपि 1935 ईस्वी तक जो है ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी छापें पड़ी और वह जल्द मिटने वाली नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े आर्थिक संकट से पहली बार यूरोप को झेलना पड़ा था। ये भी उन्हीं के कारण होता। अगर वे विश्व युद्ध नहीं होता और अमेरिका जो है लोगों को इतनी कर्जे नहीं देता तो ऐसी स्थिति कभी व्याप्त नहीं होती। इसमें अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और पूरे विश्व को भी आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी। भारत और महामंदी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है। विश्व सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी जा पहुंची थी और उससे दुनिया के भर के लोगों में जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी में भारतीयों के व्यापारों में फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 में बीच में देश में आयात निर्यात घटकर लगभग आधे हो गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट हुई और यहाँ के शहरी निवासियों के मुकाबले जो किसान और काश्तकार को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादन की कीमत तेज़ी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उस समय काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते। चलिए अब हम समझते हैं कि भारत पर आर्थिक मंदी का प्रभाव कैसे पड़ा। इस समय भारत पर आपको 19वीं सेंचुरी चल रही थी, यानी कि 1929 ईस्वी का दौर। तो 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज केवल अपने फ़ायदे के लिए भारत को इस्तेमाल करते थे। तो भारत में जो भी उद्योग स्थापित थे गेहूँ या अन्य चीज़ों के, तो वो यूरोप के बाज़ार में भेजे जाते थे। यूरोप के बाज़ार की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, इसीलिए भारत का भी इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जो भी भारतीय सामान थे उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। यहाँ पे लगभग 1928 से 34 के बीच भारत में 50% की कीमत में गिरावट आ गई, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं सके, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके का पैसा नहीं था, जिसके व्यापार व्यवसाय पर भारत पर भी आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा। और यहाँ भी कृषि व्यवस्था जो है वो नीचे गिरने लगी, क्योंकि जो भी सामान थे वो अगर बिक्री ही नहीं होते तो नए सामान कैसे लोग उगा सकते थे। और इसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज का यहाँ पे शासन था, उसने भारतीयों को किसी भी तरीके से छूट देने से इनकार कर दिया था। बंगाल के जूट पटसन उत्पादक को देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखाना में टाट की बोरी बनाई जाती। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमत 7% से भी ज़्यादा गिरावट हो गई। उस समय यूरोप में जब सामान भेजा जाता तो बोरियां बनाई जाती थी जूट से, पटसन से, लेकिन जब यूरोप में सामान भेजे नहीं जाने लगे तो उन बोरियों का भी काम नहीं होने लगा, जिस कारण जो पटसन पहले महंगे बिकते थे अब वो 60% से भी नीचे आ गया। जिन काश्तकारों में दिन में काम फिरने की उम्मीद थी या बेहतर आमदनी और उपज बढ़ाने वाले वास्तविक कर्जे के लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिनों और कर्जे में डूबते जा रहे थे। इस विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के कवि ने लिखा है कि चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव।
चलिए अब इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जो बंगाल के कवि हैं उन्होंने यह कविता जो है लिखी है ताकि लोग इससे जागृत हो सके। चलिए अब इसे समझते हैं कि जिस समय भारत पर इसका प्रभाव पड़ा था, मतलब आर्थिक मंदी का, तो उस समय स्थिति भारत की भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे जो भी व्यापार व्यवसाय थे उन्हें तो अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र में रखा हुआ था। भारतीयों को किसी भी तरीके का लाभ नहीं था। भारतीय भी कर्ज लेने के लिए मजबूर थे अंग्रेजी सरकार से। तो जिस समय पटसन की खेती जो है वो कम हो गई थी, तो इसीलिए कवि ने लिखा है कि आप लोग पटसन उगा भी रहे हैं या इसको आप बेच रहे हैं और बुन रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। आप अगर पूरी पूंजी लगाकर फसल खड़ी करें और उसे जो है फिर से बुने तो आपको क्या मिलेगा, केवल इसका 5 रुपये मन भाव मिलेगा। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे और खर्चे करने में पूरे चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। सब जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी और घर में जो भी गहने जेवर थे वो बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातु खासतौर पर सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना है कि भारतीय सोने के निर्यात में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद कर ली थी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। चलिए इसे समझते हैं कि जिस समय यहाँ पे भारत में अंग्रेज आ चुके थे तो उस समय केवल वे अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करते थे और यहाँ के भारतीय किसान जो थे वो अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे। जिस समय व्यापार व्यवसाय ठप हो गया तो अंग्रेज से जो लोग कर्ज लिए हुए थे उनको वो कैसे लौटाते, तो उनके घर में जो भी मूल्यवान चीज़ें पड़ी थी उनको गिरवी रखनी पड़ी। उसके बाद उनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो रहा था। अब अंग्रेजों के पास बहुत सारे गिरवी सामान थे जिसमें सोना बहुत ज़्यादा था। वे लोग सोने का भी व्यापार व्यवसाय बाहर करने लगे, निर्यात करने लगे, जिससे कि ब्रिटेन की स्थिति में उसकी स्थिति तो सुधरी लेकिन इसका फ़ायदा किसानों को नहीं हुआ, मतलब भारतीय किसानों को नहीं हुआ। भारतीय श्रमिक और किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। 1931 में यह चरम सीमा पर पहुंच गई कि उनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इससे ही प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसमें कि अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध किया जाने लगा और अंग्रेजी जो नीति थी उनका भी विरोध भारतीय लोगों ने किया जाने लगा। यहाँ पे पटसन जूट उगाने वालों में भी लाभ पटसन की खेती से किसके मुनाफे का जिक्र किया गया है, तो अंग्रेजों के मुनाफे का। आगे बढ़ते हैं। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिर जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक थी जिनकी आय निश्चित थी, जैसे कि देश में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्ती वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि में निवेश में तेजी आई। अब चलिए इसे समझते हैं। जो किसान वगैरह थे और श्रमिक वगैरह थे जो अपना अन्न उपजा रहे थे और किसे बेच रहे थे, तो साहूकार और सामंतों को बेच रहे थे, जो कि अंग्रेज के ही अधिकारी हुआ करते थे। किसानों और श्रमिकों को तो किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं था, लेकिन साहूकार और सामंतों को फ़ायदा हो रहा था। और उस क्या मिल रहा था कि उनकी जो भी ज़मीन थी उससे उनको फ़ायदा मिल रहा था। यहाँ पे चीज़ें उगाई जा रही थी। दूसरा, अगर वे कर्जा नहीं दे पा रहे थे तो बदले में वे उनकी ज़मीन को भी हड़प लिया करते थे। तो इस तरीके से साहूकार और सामंतों को तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन किसान और श्रमिकों को किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हो रहा था। उद्योग नहीं चलने के कारण जो है साहूकार सामंत ने शुल्क भी ज़मीन के शुल्कों को बढ़ा दिया था, जिस कारण भारतीय किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। इसका प्रभाव जो है वो पूरी तरीके से भारतीयों पर पड़ा था। और जैसे कि यूरोप में औद्योगिक व्यवस्था आ गई थी तो इससे क्या हो गया कि जब अंग्रेजों के पास सोने और ज़मीन की बढ़ोतरी होने लगी तो इससे औद्योगिक क्षेत्र में भी वे काफ़ी ज़्यादा विस्तार करने लगे इन क्षेत्रों में। चलिए तो अब हम इसे समाप्त करते हैं। यह वीडियो का पार्ट 6 है। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 7 को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और